महाकुंभ खत्म होने को है। 45 दिन में बहुत कुछ हुआ, बहुत से नए रिकॉर्ड्स बने, बहुत कुछ कुंभ ने लोगों को दिया। ये कुंभ 2025 बागी कुंभ से अलग कैसे था? ये सिर्फ कुंभ नहीं, महाकुंभ था जो 144 साल बाद आया। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और इसी आस्था विश्वास से यहाँ 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े क्राउड को कैसे मैनेज किया गया? अगर कोई अपने परिवार से बिछड़ गया है तो कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए कुंभ में उन्हें अपने परिवार से वापस मिलाया गया? कुंभ में इतने अलग अलग तरह के साधु और बाबा देखे। कौन थे ये नागा साधु? कौन होते हैं अघोरी बाबा? कैसे ये इतनी बड़ी संख्या में शाही स्नान के लिए एकत्रित हो गए? महाकुंभ की एक बहुत बड़ी बात कि अगर किसी के पास पैसे थे या नहीं, लेकिन वो भूखा नहीं सोया। लाखों लोगों ने रोज भंडारों में भोजन किए। बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर और भी कई लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से लोगों को भोजन कराया। इस बार तो एयरलाइंस ने भी बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक एक दिन में 93 फ्लाइट्स आई, 15,000 से ज्यादा पैसेंजर्स आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,000 से भी ज्यादा बसेस चलाई स्पेशली फॉर कुंभ। करीबन 13,000 से ज्यादा ट्रेन चली अक्रॉस द कंट्री। अप्रॉक्स 5 लाख कार्स की पार्किंग की सुविधा दी। इकोनॉमी को भी बहुत फायदा हुआ, चाहे वो फूल वाला हो, नाव वाला हो, कोई गंगा जल भरने की कैन बेचने वाला हो, कोई उपले या मिट्टी के चूल्हे बेचने वाली महिला हो, या कोई नीम के दातून बेचने वाला हो, कोई सड़क पर चाय बेचने वाला हो या ढाबा हो, सबको इस महाकुंभ ने बहुत कुछ दिया है। करीब 8 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। ये कुंभ मानवता की एक धरोहर है। इस कुंभ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अनेकता में एकता का मैसेज जाना पूरे विश्व को, और वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। देश से नहीं, विदेश से भी लोगों ने आके यहाँ स्नान किया और यहाँ की रिसर्च की। महाकुंभ आज के टाइम पे क्राउड मैनेजमेंट की एक मिसाल बन गया है। बहुत बहुत कुछ सीखा हमने इस महाकुंभ से, तो आज इसी पे चर्चा कर रहे हैं हम अपने आज के गेस्ट से। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपने आज के गेस्ट का, श्री रतिबान त्रिपाठी जी। सफरनामा में शिल्पी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, और आपके 89 से आप कुंभ कवर कर रहे हैं, तो आपसे बेटर मुझे कोई नहीं बता सकता था कि कुंभ में इनसाइट्स क्या है, कुंभ में क्या चल रहा है आजकल। बहुत सारी न्यूज हम कब से, मतलब ऑलमोस्ट एक मंथ, पूरा एक महीना हो गया है हम कुंभ के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मैं नहीं जा पाई कुंभ स्नान के लिए, लेकिन बहुत सारी जनता जो जा पा रही है उसका लुत्फ उठा पा रही है जा करके। जी आप जी। उनको कवर करते हैं हाँ हाँ हाँ। जी। रेगुलर जो डे टू डे चीजें हैं वो आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं देख सकता। जहाँ दुनिया पूरी इन दिनों नतमस्तक हो रही है महाकुंभ में, तो आप समझ ही सकते हैं कि उस दुनिया में सर्वाधिक, अगर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइप करिए, तो सबसे पहले प्रयागराज का नाम आता है, प्रयागराज महाकुंभ का बिल्कुल। नाम आता है। सर्वाधिक चर्चित स्थान है वो इसमें दुनिया का। और कई देशों की आबादी उतनी नहीं है जितने कि दुनिया के 3-4 देश ही, 3 देश ही ऐसे हैं, केवल भारत और चीन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी आबादी 50 करोड़ हो। अमेरिका की भी आबादी 32-34 करोड़ ही है, लेकिन प्रयागराज में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके। आज वो दिन है जब आज 50 करोड़ को आंकड़ा पार कर गया। ये बहुत बड़ी ओह। बात होती है। एक ऐसा स्थान जहां जो दे गांव और शहर का एक समुचित समन्वय वाला शहर है। यहाँ गांव के गांव दिखता है और शहर का शहर दिखता है। ऐसा अच्छा शहर सर, वहां दो नदियां। ये वाली चीजें हम आगे बढ़ाएं उससे पहले, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं थोड़ा सा। जी बहुत सारे सवाल हैं आपसे जो मुझे करने हैं, बहुत कुछ सीखना है आज आपसे मुझे। क्या जी। वहां चल रहा है कुंभ के बारे में। तो सबसे पहले, ये कुंभ शब्द कहाँ से आया? थोड़ा कुंभ जल्दी से बता दीजिएगा। कुंभ का कुंभ। अर्थ होता है कलश या घड़ा। आपको याद होगा, पुराणों में देवासुर संग्राम का जिक्र आता है। देवासुर संग्राम यानी देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था।
और इसी कुंभ के लिए हुआ था। उस कुंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उनमें एक अमृत भरा कुंभ भी निकला। इस संघर्ष के बाद जो बूंदें छलकी उस कुंभ से, और इन चारों स्थानों पर जो नदियां हैं, प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, हरिद्वार में गंगा है, उज्जैन में क्षिप्रा है, और नासिक में गोदावरी है। इन चारों नदियों में जो अमृत की बूंदें गिरी, उसी उन्हीं अमृत बूंदों को पाने के लिए लोग अलग अलग समय पर वहां पर जो है ये कुंभ की लालसा में जाते हैं, उसी अमृत को पाने की चाहत रखते हैं, और उस अमृत को पान करते हैं। उस नदी में अमृत रूपी कुंभ को पाने के लिए उसमें स्नान करते हैं। यही कुंभ का और उसमें भरे हुए अमृत का महत्व है। यही कुंभ की विशेषता है और यही कुंभ का रहस्य है। सर आप 89 से कुंभ ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो कुंभ का जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं इतने बड़े स्केल पे कि लोग बाहर से भी आ रहे हैं, दूर दूर से फॉरेनर्स आ रहे हैं, लोग बाहर से आके रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में भी कॉलेजेस से लोग आ रहे हैं, वो रिसर्च के लिए आ रहे हैं स्पेशली कि क्या कैसे इतना मैनेजमेंट, इतना बड़ा मैनेजमेंट हो रहा है। तो कुंभ का ये स्वरूप क्या पहले से था या महाकुंभ अभी है इसलिए है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये तीनों चीजें क्या है और इनका स्वरूप कैसे कैसे बदलता है। शिल्पी जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कुंभ जो है 4 स्थानों पर जो भारत में लगता है, उनमें इन सब का 12-12 वर्ष पर लगता है। जैसे प्रयागराज का कुंभ 12 वर्ष पर, फिर 12 वर्ष पर उज्जैन का कुंभ, फिर 12 वर्ष पर हरिद्वार का कुंभ, फिर 12 वर्ष पर नासिक का कुंभ। ये चारों कुंभ 12-12 वर्ष के अंतर पर लगते हैं। लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं, प्रयागराज और हरिद्वार हरिद्वार जहां अर्ध कुंभ की परंपरा है। अर्ध कुंभ की परंपरा है ये, इतिहास इसका साक्षी है। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसकी प्लानिंग कब हम्म। से शुरू हो जाती है? देखिए, ये निरंतरता का में चलता है। जैसे कि अभी प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ है, तो इसकी प्लानिंग करीब 3 साल पहले शुरू हो गई थी। वो तीन ओह। साल पहले ही 3 साल पहले शुरू हो जाती है, लेकिन वो बजट के लेवल पर होती है, वो योजनाओं के लेवल पर होती है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम का क्षेत्र है, उसके भीतर के क्षेत्र में ही कुंभ मेला लगता है। वैसे तो बाहर के क्षेत्र में लगता है, लेकिन भीतर के क्षेत्र में ये की सारी तैयारियां 3 महीने में ही होती हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इससे पहले प्रयागराज में या कहीं भी भारत की परिस्थिति में यहाँ बरसात का सीजन होता है, वर्षा ऋतु में वहां नदी जो गंगा और यमुना में प्रचंड बाढ़ होती है, तो वहां जो रेत वाला क्षेत्र होता है, जो वहां का जो कछार होता है, जो क्षेत्र है, वह खाली नहीं रहता है, पानी में डूबा रहता है, गंगा जल में और यमुना के जल में डूबा रहता है। लिहाजा वहां कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक कि वो पानी सूख न जाए, पानी घट न जाए। तो हम्म। इसकी पूरी इतने बड़े क्षेत्र की तैयारी देखिए। इस बार का प्रयागराज का कुंभ जो है, जो महाकुंभ है, वो 10,000 एकड़ में लगा है। 5,000 हेक्टेयर, 10,000 एकड़, वो 25 सेक्टरों में विभाजित है। और बहुत बड़ा एरिया होता है। माने लगभग उसकी लंबाई 12 से 15 किलोमीटर है, और चौड़ाई उसकी 8 से 10 किलोमीटर है। ओह। इतना बड़ा क्षेत्र है। तो इतने बड़े क्षेत्र में लोगों का पहुंचना, लोगों को वहां तक पहुंचाना कितना कठिन विषय होता है, वो भी जब करोड़ों की भीड़ आई हुई हो तब। अब आप सोचिए, इस तैयारी के लिए 32 पीपे के पुल बनाए गए गंगा और यमुना पर। 32 पीपे के पुल बनाए गए, लंबे लंबे पांटून पुल होते हैं। वो इस पार से उस पार जाने के लिए इतने पुल बनाए गए। इसके अलावा वहां करीब 645 किलोमीटर सड़कें, चकर्ड प्लेट की सड़कें, बालू पर कोई पक्की सड़क बन नहीं सकती। लोहे की चौड़ी चौड़ी 20-20 फीट लंबी चकर्ड प्लेटें होती हैं, उनको लाइन से बिछा करके सड़कें बनाई जाती है। डबल रोड बनाए जाते हैं, सिंगल लेन बनाई जाती है, डबल रोड बनाने के नहीं, 4 लेन और 2 लेन, इस तरह की सड़कें बनाई जाती हैं। और उनको बालू में ही बिछाया जाता, मिट्टी डाल करके क्लैंपिंग की जाती है, जिससे वो कहीं इधर उधर खिसके ना, जिससे न कोई दोपहिया से चलने वाले, बाइक से चलने वाले लोग इधर परेशान हो, और ना ही कार से चलने वाले। बड़ी 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 ट्रक और बसें भी उससे गुजर जाती हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा वहां कई 100 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, जहां कुंभ क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 लाख की आबादी इस समय है,
उसको पानी पीने के लिए व्यवस्था चाहिए, उसके लिए शौचालय चाहिए। 1.5 से 2 लाख शौचालय बनाए गए हैं पूरे कुंभ क्षेत्र में। इतने ही कनेक्शन दिए गए हैं पानी के। और उसको सुंदरीकरण के लिए, प्रकाश के लिए 2.5 से 3 लाख बिजली के की लाइटें लगाई गई हैं। खंभे गाड़े गए हैं, बिजली के तार खींचे गए हैं। 20 से 25 जगह सब स्टेशन बनाए गए हैं और उनमें ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं, ताकि सब जगह की बिजली की सप्लाई बड़ी आसानी से हो सके। तो इतना 3 महीने में इतना बड़ा इंतजाम करना बहुत बड़ा विषय होता है। लेकिन सरकार अपने पूरे सिस्टम से, अपने पूरे पूरे सिस्टम को झोंकती है, उसमें लगाती है। एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो कुंभ के एक्सपर्ट होते हैं वही इस काम को करते हैं। जैसे इस बार जो कुंभ मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, वो पिछले बार भी कुंभ मेला में का अनुभव है। और कुछ और अफसर जो पिछले कुंभ मेले में काम करते उनको भी लगाया गया है। तमाम रिटायर्ड अफसर्स भी जोड़े जाते हैं जिन्हें कुंभ का अनुभव रहता है, ताकि वो व्यवस्थाओं को आसान बनाने में मदद कर सके। आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब जो जिनके पास पैसे हैं वो तो हेलीकॉप्टर की सुविधा लेके पहुंच जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग, आम आदमी लोग जो है, 20-30 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इससे और असहमत नहीं हूँ। देखिए, ऐसा है एक कि और चीज, एक जब और चीज, मेरा पूरा सवाल एक बार। तो लोग हाँ। इतना चल के जा रहे हैं, और कई बार लोग इन जाने के जा तो रहे हैं लेकिन जाम में भी फंस जा रहे हैं। अभी पीछे हम्म, एक न्यूज आई थी, आपने आप अवगत होंगे इस चीज से, कि बहुत सारे लोग जाम में फंस गए, और लोग उसमें रील्स भी बना रहे हैं कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, हम जाम में फंसे रह गए हैं। तो इस चीज के लिए क्या सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी भी 10 दिन और बचे हैं। एक विशिष्ट योग था मौनी अमावस्या का। इसके लिए कुंभ में विशेष लोग उसमें मौनी अमावस्या के दिन मौन होकर स्नान करने का विशेष महत्व कहा जाता है। उसी उसी के लिए पूरा इंतजाम होता है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों ने उस दिन स्नान करना चाहा तो बहुत भीड़ लगी। और जो लोग नहीं पहुंच पाए बाद में धीरे धीरे पहुंचे। तो जब चारों तरफ सड़कों में करोड़ों लोगों का हुजूम पहुंच जाएगा तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। ये लोगों के साथ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी में एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे सवाल है जी। मेरे पास आपके लिए। तो नहीं, पूरे सवाल पूछिए, मैं पूरे जवाब दूंगा। जी, आपने जो अभी बोला कि हमारी तकनीक बढ़ गई है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे आ गई है, तो एआई और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, इसको क्या क्राउड मैनेजमेंट में यूज किया गया है, और किस तरह से किया गया है? हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। जी। एआई कैमरे और जो ड्रोन कैमरे हैं इनका इस्तेमाल क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया गया है। इसी से तो इतनी बड़ी भीड़ संभली है। एक छोटा सा हादसा जरूर हो गया था मौनी अमावस्या की रात में, लेकिन और कोई हादसा नहीं होने पाया। उसी क्राउड मैनेजमेंट का ही परिणाम है, उसी एआई टेक्निक का और उसी ड्रोन कैमरे का परिणाम है कि पुलिस ऑफिसर्स और इसमें लगे हुए लगा हुआ पूरा सिस्टम इसको आंक लेता था कि किस दिशा से लखनऊ की रोड से कितनी भीड़ आ रही है, रीवा रोड से कितनी भीड़ आ रही, चित्रकूट तरफ से कितनी भीड़ आ रही है, जौनपुर वाराणसी की ओर से कितनी भीड़ आ रही है, सुल्तानपुर अयोध्या की ओर से कितनी भीड़ आ रही है। तो या कानपुर की तरफ से कितनी भीड़ आ रही, इतनी सारी सड़कों से जो भीड़ आ रही थी, इसको उन्हीं कैमरे की मदद से ही तो आंका जा रहा था। और उसी से एक एक स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर मीटर में अनुमान लगाकर भीड़ का आकलन किया गया कि इतने लोग एक जगह पर अगर खड़े हो सकते हैं तो इतने इतने लोग आए होंगे। उसका स्पॉट बना करके तय किया गया, मानक तय किया गया। लोग कहते हैं कि भी इतनी भीड़ को गिनते कैसे हैं, तो गिनने की यही तकनीक है। उस गिनने की तकनीक में यही कैमरा सिस्टम है। गिनने का सिस्टम पहले भी रहा है कि संगम क्षेत्र में हमने अनुमान लगाया कि इतने लोग, लाख लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो उसमें उस कितने मिनट में जो सर्कुलेट करते गए उसी को मल्टीप्लाई करते गए, वो गिन लिया गया। लेकिन अब तो तकनीक के सहारे गिनती की जा रही है, ड्रोन कैमरे के सहारे गिनती की जा रही है, आई कैमरे के सहारे गिनती की जा रही है। तो ये तकनीक ने चीजों को आसान किया है, लोगों को सरल और सुलभ बनाया है। और काम भी, पुलिस का काम भी आसान किया है, सिस्टम का काम आसान किया है, इसमें दो राय नहीं। हम्म। हाँ, ये तकनीक ही सब कुछ है, मानव का की कोई उपयोगिता नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर मनुष्य वहां टैकल करने वाले पुलिसकर्मी नहीं होंगे, प्रशासन नहीं होगा, तो इतनी बड़ी भीड़ को किस रास्ते से ले जाना है, किधर से वापस करना है, इसके लिए मानव संसाधन इस्तेमाल होता है। ह्यूमन रिसोर्स ही काम आता है इसके लिए। तो वो भरपूर मानव संसाधन का इस्तेमाल किया गया, और इसी के चलते इतना बड़ा कुंभ सफल हुआ। इतनी बड़ी व्यवस्था
आसानी से निकली और चल रही है। जैसे कुंभ में बोलते हैं कि कुंभ के बिछड़े हुए आज मिले हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं कुंभ में खो भी जाते हैं। इस बार हाँ, इस चीज का ध्यान कैसे रखा गया है? ये किसी जमाने की फिल्मों का विषय हो सकता है, कुंभ में कोई खोया तो मिलता नहीं था। ये फिल्म वालों ने अपना एक रास्ता निकाला और बना दिया। कभी कोई घटना हुई रही होगी, मैं इसको नितांत कपोल कल्पना नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये कुंभ में जो खोते हैं, यहाँ कुंभ में खोया पाया केंद्र बने रहते हैं। खोया पाया केंद्रों के जरिए इस वो लोगों को मिलाया जाता है। अनाउंसमेंट के सिस्टम होते हैं, और अनाउंसमेंट के सिस्टम के जरिए उस लोगों को उस केंद्र पर बुला लिया जाता है कि आपके लोग यहाँ मौजूद हैं, आप आइए और इनको यहाँ से ले जाइए। और हर साल लाखों लोग खोते हैं, घंटे 2 घंटे से लेकर शाम तक वे सब मिल जाते हैं। कभी कुंभ में खोया तो कभी 12 साल बाद मिला, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्मों की एक कल्पना है। और कभी कोई बात हुई रही हो, कोई जानबूझ के भाग गया हो, फिर कभी अगले कुंभ में मिला हो तो अलग बात है। लेकिन कुंभ में कोई खो जाए मिले ना, ऐसा होता नहीं है। पुलिसिया सिस्टम है, खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, लोग स्वेच्छा काम करते हैं मदद करने के। भारत धर्मभीरु देश, धर्म प्राण जनता है यहाँ की। लोग स्वेच्छा काम करते हैं, बिना किसी पैसे की कामना के लोग यहाँ खोया पाया केंद्र चलाते हैं। और जो जो खोया पाया केंद्र में आते हैं उन्हें चाय पानी भोजन का भी प्रबंध किया जाता है, ताकि वो भूखे ना रहें जब तक उनके परिजन उनको लेने आ नहीं जाते। जब तक उनके अपने संगी साथी उन्हें लेने आ नहीं जाते, तब तक उनकी चाय पानी का तो भी सर प्रबंध किया जाता इनको किस तरह से, जैसे कोई खो गया है अगर मान लिया कहीं पर भी है, है। तो वो कितने हर किलोमीटर पे खोया पाया वाले केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, संगम का घाट जो मैंने बताया कि इस बार संगम में 8 नए पक्के घाट बनाए गए हैं। कुल मिलाकर जी 42 घाट गंगा के और यमुना के संगम को मिलाकर कुल 42 घाट बनाए गए हैं। तो इन घाटों की दूरी मैंने बताया ना कि 12 किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच की है। इन सब जगह जी पर अनाउंसमेंट सिस्टम लगा हुआ है। अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए अनाउंस किया जाता है, किसी का कोई भाई खो गया, माँ खो गई, पिता खो गया, साथी खो गया, तो वो जो खोया पाया केंद्र का जो अनाउंसमेंट सिस्टम है वहां जाता है। पुलिस वाले लगे रहते, बताते रहते हैं कि नहीं आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से अनाउंस करा दो, आपका साथी, आपका घर परिजन या आपका भाई, आपका माँ, आपकी माता, आपके पिता मिल जाएंगे। तो वो वहां जाता है, फिर अनाउंस कराता है लाउड स्पीकर से। और तो घंटे 2 घंटे के भीतर वो खोया हुआ व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, और फिर अपने परिजनों के साथ मिलकर के जहाँ होता चले जाते हैं। बहुत लोगों का सामान खोता है, वो सामान भी मिलता है। बहुत लोगों का सामान चोरी भी होता है। लेकिन वो तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। लेकिन ये धर्म क्षेत्र है, और यहाँ लोग बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, बहुत त्याग तपस्या से, जब यहाँ लोग लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को लोग भोजन कराने आते हैं, भंडारे चलते हैं, तो यहाँ कोई किसी की जानबूझ के चोरी करने नहीं आता है। और किसी के साथ चोरी हो जाए तो उसका सामान मिलता भी है चोरी। नागा साधु कौन होते हैं? ये कहाँ रहते हैं? इन्हें कैसे पता चल जाता है कि कुंभ शुरू हो रहा है और ये सब इकट्ठे होकर कुंभ में आ जाते हैं? क्योंकि इन ये सब जो सांसारिक चीजें हैं इन सबसे दूर हटे हुए हैं, अपने देखिए, आप ये हमारे कुंभ के टाइम पे आ जाते हैं और फिर ये चले जाते हैं और फिर वो अगले अर्ध कुंभ महाकुंभ तक गायब हो जाते हैं, कुछ 12 साल 6 साल का जो पीरियड रहता है। तो इन्हें कैसे इन चीजों का ज्ञान होता है? देखिए, हमारे देश में 13 अखाड़े हैं, जिसमें 8 शैव अखाड़े और 5 वैष्णव अखाड़े। तो ये इन अखाड़ों से, ये जो नागा साधु हैं, शैव अखाड़ों के साधु होते हैं, वहीं से गौर्ण होते हैं। इनकी अपनी त्याग त्याग तपस्या होती है। ये अपने बाकी समय में गिर कंदराओं में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, अपने आश्रमों में रहते हैं। और समाज में जब रहते हैं तो वस्त्र धारण करके रहते हैं। कुछ लोग वस्त्र धारण नहीं जो इतने जितेंद्रिय हो जाते हैं कि उन्हें बिना वस्त्र धारण किए उनका काम चल सकता है, वो बिना वस्त्र के ही रहते हैं, दिगंबर रहते हैं। लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं, समाज में की अपनी एक मर्यादा होती है, हमें वस्त्र धारण करना चाहिए, उनमें तमाम नागा साधु ऐसे भी होते हैं, तो होते तो नागा हैं, लेकिन वो वस्त्र भी धारण किए रहते, ताकि समाज में रहते हुए लोगों को एक अलग तरह की अनुभूति न हो, इसलिए वो वस्त्र भी धारण कर लेते हैं। पर वो जब कुंभ क्षेत्र में आ जाते हैं तो वो फिर दिगंबर हो जाते हैं, निर्वस्त्र हो जाते हैं, और वो शरीर में कोई कपड़ा धारण नहीं करते। लेकिन उनकी अपनी साधना है, उनका अपना त्याग है, उनकी तपस्या है कि वो समाज में रहकर भी उनकी उनकी मनोभावना इतनी मजबूत होती है, उनका मनोबल इतना मजबूत होता है, उन्हें न क्रोध आता है,
काम भावना जागृत होती है, और ना ही किसी तरह का उनके भीतर लोभ लालच आता है। तो वो एक तरह जितेंद्रिय होते हैं, इसीलिए इनकी विशेष प्रतिष्ठा, तो इनकी विशेष पूजा होती है, इनका विशेष आदर और सम्मान होता है, और समाज के लोग इनका विशेष आदर करते हैं, क्योंकि इनके पास है क्या, वो तो उनके पास वस्त्र भी नहीं है, उन्हें संग्रह क्या करना है। हमारे देश में त्याग को की महत्ता है, संग्रह की नहीं। जो अष्टांग योग में बताया गया ना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है। तो जब ये यम नियम आसन करेंगे तब आखिरी में समाधि लगेगी, आठवां विषय है समाधि। तो ये यम नियम जब इनके ये पालन करेंगे तभी समाधि में जा सकते हैं। नागा साधु आपने बताया, अघोरी कौन होते हैं? अघोरी, अघोरी शिव का एक स्वरूप है। शिव का एक स्वरूप को भी अघोर कहा गया था, अघोर साधना करते हैं। ये न घोर इति घोर अघोर, जो घोर नहीं है वही अघोर है, यानी जो कठिन नहीं है। घोर में मतलब कठिन, जो सरल है, जो बहुत सदा शिव जी के लिए कहा जाता है कि भोले भंडारी, सब पर प्रसन्न हो जाने वाले ऐसे देवता। तो ये शिव का स्वरूप है, अघोरी शिव का स्वरूप है। वो स्मशान की साधना करते हैं, वो स्मशान में रहकर उन्हें उन्हें वो निर्भय होते हैं और अभय प्रदान करते हैं। वो स्वयं निर्भय होते हैं, लेकिन संसार को जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनको अभय प्रदान करते हैं। उनकी बातों में उनकी उनकी बातों में शक्ति होती है, उनकी साधना में शक्ति होती है। उस साधना, अपनी साधना की शक्ति से जगत का कल्याण करते हैं और लोगों के प्रति विनम्र भाव रखते हैं, बहुत सरल होते हैं ये, इसीलिए अघोरी कहलाते हैं। तो ये एक अलग अघोर साधना है। वो सारे साधु नहीं करते हैं, सारे संत नहीं करते हैं, सारे धर्मों के अनुयायी नहीं करते, सारे पंथों के अनुयायी नहीं करते हैं, नागा मानते हैं। साधु होते हैं वो अपने ऊपर भस्म लगा लेते हैं। हाँ। वही जो अघोरी होते हैं ये रहते हैं शमशान में, ऐसा बोला जाता है, और ये आदमी भी खा जाते हैं। ये क्या चीज है? नहीं नहीं, अघोरी आदमी नहीं खाते हैं। किसी दौर में यह था कि वो जलती हुई चिता से जलती हुई लाश का मांस खा जाया करते थे, ऐसी ऐसी कल्पना थी। लेकिन अब इस युग में ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, ये किंवदंतियां मात्र हैं। हाँ, वो स्मशान में साधना जरूर करते हैं। उनकी साधना जो है तामसी साधना मानी जाती है, लेकिन वो साधना करते हैं और वो भी शरीर में राख राख लपेट कर रहते हैं। वो कोई जनेऊ नहीं पहनते, वो कोई एक एक वस्त्र धारण किए रहते हैं। वो भी शरीर में नागाओं की तरह धूनी रमे यानी राख यानी भस्म लपेटे रहते हैं। और वो भी जो है साधारण एकदम साधारण भोजन करते, जितना कुछ मिल गया अपने खप्पर में उतना ही भोजन पा लिया। उन्हें इस बात की कामना नहीं थी कि उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा व्यंजन मिल जाए, जो मिल गया वही खा लिया, सब मिलाकर खा लिया। लोग कहते हैं कि अब तुम अघोरी की तरह भोजन कर रहे हो, यानी वो चावल भी मिला लिया, दाल भी मिला लिया, रोटी भी मिला लिया, सब्जी मिला लिया, दूध मिला लिया, सब एक ही कटोरे में मिला लिया, उसी को खा लिया, वही उनका आहार होता है। इसीलिए अघोर अघोर साधना कठिन विषय है, क्योंकि वो साधना बहुत कठिन होती है। ऐसा रह पाना, ऐसा ऐसा त्याग कर पाना बहुत कठिन होता है। और ये मांस भक्षण की बात बहुत उचित नहीं आज के युग में। किसी कालखंड में रही होगी, तांत्रिक युग में रही होगी, लेकिन आज के युग में समीचीन नहीं है और ऐसा होता नहीं। कुंभ जब चल रहा था तो अलग अलग तरह के बाबा सामने आए। जैसे कोई एक है जो हाथ जिन्होंने नीचे ही नहीं करा कभी, और ऐसा बोला गया कि इनका जो हाथ है ये दे चुके हैं शिव जी को, हम्म। ऐसा माना गया। हाँ और ऐसे बहुत हाँ, अलग अलग तरह के साधु दिखाई दिए। उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी। अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं। तो कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है साधु, 12 वर्ष तक उसको अपनी तपस्या मान रहा है। कोई एक हाथ अपना उठा लिया है कि एक रामचरितमानस में एक चौपाई या दोहा आता है, जब श्री राम वन क्षेत्र में जाते हैं और सरभंग ऋषि के आश्रम से में पहुंचते हैं, तो वहां कुछ ऋषि लोग उनको हड्डियों का ढेर दिखाते हैं। तो वो बताते हैं कि ये ऋषियों की अस्थियों का ढेर है, राक्षसों ने इन्हें मारकर खा लिया है। और ये इस तरह से लगा, तो राम को बहुत कष्ट पहुंचता, बहुत दुख पहुंचता है। तो राम जी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि तो उसी समय संकल्प लेते हैं, निश्चरहीन करौमहि भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुदीन। उन्होंने संकल्प लिया, भुजाएं उठाकर संकल्प लिया
कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस धरती को निश्चरों से, इस राक्षसों से विहीन कर दूंगा, दैत्यों से विहीन कर दूंगा, क्योंकि ये लोग सत्कर्मियों का, सज्जनों का, संतों का, साधुओं का तिरस्कार करते हैं, उनका, उनकी हत्या करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उन्हें मारते हैं। इसलिए मैं उन्होंने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की थी श्री राम ने। तो ऐसे ही ये उन्हीं की अनुयायी, उन्हीं के जो संत तो भगवान के ही अनुयायी होते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं। तो उन्होंने, संतों ने ऐसे ही ईश्वर का अनुयायी बनकर इन्हों इस तरह के अलग अलग तरीके के संकल्प लेते हैं। जैसे हम तय करते हैं कि हम, अगर हम ये काम पूरा करने तक हम जो है जो इतने इतने समय तक अपने बाल नहीं मुड़वाएंगे, या अपनी दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, या हम इतने साल तक लगातार जमीन पर लेटेंगे। ये साधनाएं हैं अलग अलग किस्म की। उसी तरीके से ये साधुओं के अपने अलग अलग साधुओं की अलग अलग साधना है। कोई कांटे पर लेटा है, कोई भुजा उठाए हुए है, कोई एक पैर पर खड़ा है। तो अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग उपासना के तरीके हैं। ईश्वर के तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। ये सब अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मार्ग हैं, जो कोई अलग अलग तरीके से पहुंचता है ईश्वर को पहुंच पाने के उपाय खोजता रहता है। जिसकी जितनी बुद्धि, जिसकी जितनी चेतना, उतना ही उसकी वैसी उसकी सोच। तो उसी तरीके से जैसे साधु लोग करते हैं। कई अलग तरह के बाबा के अलावा बहुत पढ़े लिखे लोग भी, जैसे आईआईटीएन कुछ आए थे अभी, बहुत पॉपुलर हुए थे। आपको पता होगा, वो वायरल भी हुई थी वो वीडियो बहुत, कि आईआईटीएन ने आके फिर वो अपने पेरेंट्स के बारे में भी उन्होंने काफी सारी बातें की। इस तरीके की भी किस्से बहुत सुनाई दिए। हाँ शिल्पी जी, देखिए आप, इसे मैं मीडिया का, खासतौर से सोशल मीडिया का दोष मानूंगा। पहले एक पायलट बाबा यहाँ आया करते, पिछले कुंभ के बाद, पिछले कुंभ में उनसे स्वयं मिला हूँ। वो, उनकी दुनिया भर के फॉलोअर थे। जापान में केकी ओको आइकवा एक उनकी शिष्या थी। वो भूमिगत साधना किया करती थी। और पायलट बाबा पायलट थे। वो उस दौर के पायलट थे जब वो 80 साल की उम्र में उनका शरीर पूर्ण हुआ। तो वो हम्म। कितने बड़े ज्ञानी थे, अंग्रेजी बोलते थे। तभी तो विदेशी उनसे आकर्षित हुए उनकी साधना से। तो जो हम्म। अब आईआईटीएन बाबा आ गए, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये मैंने बताया ना कि अधकचरे या टीआरपी के भूखे डिजिटल मीडिया की अपनी एक सोच थी कि इन्होंने एक कौतूहल पैदा किया। वास्तव में कुंभ, जब जब स्वयं कुंभ का स्थान, कुंभ वैज्ञानिक है, तो ये विज्ञान के आधार पर ही, ज्योतिष भी एक विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर यहाँ कुंभ लगता है। ठीक 12 वर्ष पर ही कुंभ लगता है। इसकी ना आगे ग्रह में संयोग बनता है, ना इसके पीछे बनता है। एक समय पर बनता अच्छा, है। ये पता है इसमें सबको कि बृहस्पति, इसमें ये कुछ पता बाबा। है कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर पाता है। तो वो 12 वर्ष पे ही वो संयोग बनेगा, पृथ्वी की जी। परिक्रमा पूरी करेगा वो। तो कुल मिलाकर के जब ये पूर्व निर्धारित है, तो आज के आईआईटीएन बाबा या दूसरे लोग आकर के यहाँ क्या वो कर देंगे। लेकिन ठीक है, उनका भी अपना तरीका है। उन्होंने उन्होंने आईआईटी छोड़ी। और अब तो वैसे भी ये भी कहा, गोस्वामी जी तुलसीदास लिखते हैं कि नारी नुई गृह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई भय सन्यासी। यानी कि जिनके घर में उनकी पत्नी की डेथ हो गई और घर की संपत्ति नष्ट कर दी, इसका सिर मुड़ाया और सन्यासी बन गए। तो ऐसे लोग भी हैं, तो उनको क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, ठीक है, किसी ने कुछ त्यागा है, कुछ प्राप्त करने के लिए अध्यात्म में आया है, तो उसकी अपनी सोच होगी, उसका अपना तरीका होगा, उसकी अपनी क्रियाविधि होगी। आया है, आईआईटीएन बाबा भी आए थे, अच्छी बात है। वो आईआईटी करके आए थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अब पता नहीं वो छोड़ करके आए हैं। वो एक एक आपने एक गीत सुना होगा, फिल्मों का बड़ा मशहूर है कि संसार से भागे जाते हो भगवान कहाँ से पाओगे। तो भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ना कोई जरूरी थोड़ा ना है। कुंभ में हर कोई नहीं जा पा रहा है। जैसे कोई अगर बाहर है, देश से बाहर है या देश में भी है, कई बार कोई किसी काम में फंसा है या कोई भी, कई कारण हो सकते हैं, नहीं जा पा रहा है कुंभ में। वो इस चीज का फायदा लेकिन कैसे उठा सकते हैं? देखिए, पुराणों में इस बात का, स्कंद पुराण कहता है, पद्म पुराण कहता है, वामन पुराण कहता है, सूर्य पुराण कहता है, ब्रह्मांड पुराण कहता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि गंगा का 100 योजन मात्र, 100 योजन या 1000 योजन से स्मरण स्मरण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
गंगा के दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप का वेद पुराना, ऐसा वर्णन रामचरितमानस में भी है। गोस्वामी जी ने 500 450 साल पहले लिखा था कि दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप का वेद पुराना। दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान करने से और पीने से, यानी गंगा जल को किसी भी रूप में, गंगा को किसी भी रूप में आप प्राप्त करें तो आपको आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो लोग नहीं पहुंच पाए वो गंगा का सच्चे मन से स्मरण कर लें, गंगा को कहीं देख लें, गंगा का स्पर्श कर लें, वही उनका स्नान है। वो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में ऐसी क्षमता है। वो गंगा जल ही एक ऐसा तत्व है इस धरती पर जो हजारों वर्ष तक प्रदूषित नहीं होता। ये अलग बात है कि आज के कालखंड में इतना प्रदूषण बढ़ा दिया गया कि वो प्रदूषण से गंगा बहुत प्रदूषित हो गई। उसके लिए गंगा सफाई अभियान सन 85 से चल रहा है। लेकिन गंगा के जल में जो जड़ी बूटियां हैं, जो उसके में बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, जो उनके जो उसमें तत्व हैं, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं कि वो कभी भी, गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। और उसको पीने से शरीर की आंतरिक शुद्धता आती है। उसको स्पर्श करने से एक एक मंत्र है ना, ओम, जो पवित्र करने का मंत्र है। तो उसको लोग गंगा जल छिड़कते हैं ना, कि गंगा जल छिड़क दो पवित्र हो जाएगा। उसकी पवित्रता का ये भाव है। तो गंगा का सर जो नहीं पहुंच पाए हैं, जो नहीं किसी रूप में नहीं आ पाए हैं, आप अमेरिका में हैं, आप नहीं पहुंच पाई, तो आप गंगा जी का हृदय से स्मरण करिए। आपने गंगा स्नान कर लिया, ऐसी मान्यता है। कुंभ की तकनीक से लेके हर चीज पे एक बजट सेट हुआ था, वो 2025 वाले महाकुंभ को मिला है। थोड़ा सा इकोनॉमी हम्म। साइड पे अब मैं जा रही हूँ हमारे इस पॉडकास्ट को लेके कि हाँ। इकोनॉमी कितनी जनरेट होगी उसकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले कि कितना बजट कुंभ को मिला, उस बजट से क्या क्या प्रयाग को मिला, मतलब उस बजट से अभी जो जनता आई है उनको तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं, लेकिन प्रयाग के पास कुंभ हो जाने के बाद क्या बचेगा? प्रयाग के लिए जो कुंभ और महाकुंभ है, ये बहुत बड़े वरदान हैं। प्रयाग के भौतिक विकास के लिए। प्रयाग का आध्यात्मिक उत्कर्ष तो आदिकाल से है। उसकी व्याख्या वेदों में, पुराणों में मिलती ही है। उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष उत्कर्ष तो बहुत प्राचीन है, अनादिकाल से है, उसको आप नहीं कह सकते। लेकिन भौतिक रूप से ये जो कुंभ है और कुंभ और महाकुंभ आते हैं, इनके दौरान जो सरकारें अपना योगदान देती, बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रयागराज के विकास के लिए। जैसे इस बार कुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4600 करोड़ रुपए दिए। 46 4600 करोड़ रुपए, इतने रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किए। और 900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च किए। उसमें इन सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ प्रयाग के आसपास का, प्रयाग क्षेत्र का। उसमें कुंभ मेला के क्षेत्र में जो भीतर कैंप लगे, कि सड़कें बनी, बिजली के पोल गड़े, तारें खींची, लाइट लगी, पाइपलाइन बिछी, रोशनी का इंतजाम किया गया, पाइप पानटून पुल बने, और ये सारा इंतजाम उसी बजट से हुआ। इसके अलावा जो घाट बने, 8 पक्के घाट बने उसी बजट से। वो हमें घाट हमेशा के लिए प्रयाग में ही रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रयाग के शहर के भीतर प्रयाग से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनी, चौड़ीकरण हुआ सड़कों का। प्रयाग के भीतर, प्रयागराज शहर के भीतर जो चौराहा, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, चौराहों का सुंदरीकरण हुआ। उनमें बहुत अच्छे अच्छे पौराणिक और आध्यात्मिक म्यूरल्स लगे, जो बताते हैं कि ये बहुत आध्यात्मिक शहर है, बहुत आध्यात्मिक नगर है। ये ऐसे ऐसे म्यूरल्स लगे। प्रयाग को अलग अलग जो वॉल पेंटिंग्स हुई, जिनमें आध्यात्मिक पेंटिंग की गई, उनके पुलों में, दीवारों पर जो खाली बाउंड्री वॉल्स हैं उनमें, तो वो इतना सुंदर लगने लगा है शहर। और ये हर हर 6 साल ऐसा होता है, क्योंकि कुंभ और अर्धकुंभ यहाँ लगातार होते हैं। हर 6 साल यहाँ होना है। स्वाभाविक रूप से प्रयागराज जो शहर है वो हमेशा युवा बना रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही चमचमाता रहेगा। हमेशा उसकी ऊर्जा ऐसे ही बरकरार रहेगी, और उसके सर इसमें ऊर्जाशीलता बनी नहीं, रहेगी। जी जी जी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो एयरलाइंस की जो सुविधा जो अभी मिली है, एयरपोर्ट, ये सब चीजों पे। देखिए, पहले प्रयागराज में केवल एयरफोर्स की एयरलाइन का सिस्टम था।
वीआईपीज आते थे, या कभी कोई जेट एयरवेज मैंने प्राइवेट जेट आ गए। लेकिन 2019 के कुंभ में जब उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो उन्होंने कुंभ कुंभ के तैयारी के सिलसिले में पहले पहल जो है वो नागरिक हवाई अड्डा, सिविल एयरपोर्ट तैयार कराया। और उस एयरपोर्ट में 4-6 विमान चलने शुरू हुए। दिल्ली को जोड़ा गया, बॉम्बे को जोड़ा गया, कलकत्ते को जोड़ा गया, भोपाल को जोड़ा गया, हर ये आपका जो है देहरादून जोड़ा गया, भुवनेश्वर जोड़ा गया, पूना जोड़ा गया, बेंगलोर और हैदराबाद जोड़ा गया। तो ये सारे जगहों को एयरलाइन से जोड़ा गया। लेकिन फिर वो चूंकि हमेशा तो इतने यात्री रह नहीं सकते, तो लिमिटेड एयरलाइंस चलती रही। अभी इस कुंभ में इतनी ज्यादा एयरलाइन चली थी, इतने ज्यादा, एक एक दिन में 93 विमान उतरे इस प्रयागराज के एयरपोर्ट पर। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें से 63 विमान तो प्राइवेट जेट थे, प्राइवेट विमान थे। ये बहुत बड़ी बात है कि एक एक दिन में 93 विमान का उतरना, 15-15 हजार यात्री एक एक दिन में उतरे, और इतने ही यात्री यहां से गए। तो ये प्रकारांतर से इकोनॉमी का विस्तार भी तो है। जो सड़क मार्ग से लोग आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 बसें 8000 बसें लगा रखी थी पूरे उत्तर प्रदेश से, और करीब 700 रेलगाड़ियां काम कर रही थी, विशेष रेलगाड़ियां और रेगुलर रेलगाड़ियां मिलाकर करीब 800-700 रेलगाड़ियां काम कर रही थी। करीब 5 लाख वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था थी कि गाड़ियां अगर आ जाए तो रोकी कहाँ जाए, उन्हें पार्किंग कहाँ दी जाए। तो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। तो जो ये आर्थिक मूवमेंट होता है, जो ये इकोनॉमिक मूवमेंट होता है, इससे तो पैसा जनरेट होता है ना, सर्कुलेट होता है। जब पैसा सर्कुलेट होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनुमान लगाया, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार कहा था, और अभी भी वो कह रहे हैं कि लगभग 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक मूवमेंट होगा, इकोनॉमी का विस्तार होगा। वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे लोग, चाहे वो फूल वाला हो, नाव वाला हो, घाट पे बैठा कोई घाटिया हो, कोई माला बेचने वाली महिला हो, कोई उपले बेचने वाली महिला हो, कोई चूल्हे बनाकर, मिट्टी के चूल्हे बनाकर बेचने वाली महिला हो, कोई सड़क पे ढाबा लगाने वाला आदमी हो, या कोई छोटा मोटा पकौड़े बेचने वाला आदमी, सबको कुछ ना कुछ गंगा मैया ने दिया है, सबको कुंभ दे करके गया है। सब लोग आर्थिक रूप पर पुष्ट हुए हैं। और इस बार राज्य सरकार को भी काफी आर्थिक लाभ हुआ है। जो वहां कुंभ मेला क्षेत्र के भीतर दुकानें लगाई गई, एक एक दुकानें 1-1 करोड़ में बिकी हैं। तो ये अर्थ लाभ भी हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई जो है, गंगा और कुंभ ने सबको सबको कुछ ना कुछ दिया, चाहे वो सर गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी इसमें इसमें सुना गया है कि 8 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं। हो। बिल्कुल। तो देखिए, वहां जी 15,000 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। वहां लाखों लोग टेंट लगाने वाले, पंडाल गाड़ने वाले, कुटी बनाने वाले, हवन कुंड बनाने वाले, यज्ञ वेदी बनाने वाले, और घाटों के किनारे लोगों को तमाम सामान उपलब्ध कराने वाले, दूध उपलब्ध कराने वाले, फूल उपलब्ध कराने वाले। तो ये सब किसी न किसी रूप में सबको रोजगार मिला है, और सबको सबको आर्थिक लाभ हुआ है। ये संख्या तो हम यहाँ 8 लाख लोग तो उत्तर प्रदेश में जोड़ सकते हैं। देश के अन्य राज्यों में जहां से रेलगाड़ियां चली हैं, जहां से जहाज चले हैं, वहां भी तो विशेष लोगों को फायदा हुआ। जैसे कि हवाई जहाज के टिकट कितने महंगे हो गए थे, कि तो लोगों को तो कहीं ना कहीं कंपनियों को फायदा हुआ है। तो सबको सबको कुंभ और गंगा को सबको कुछ ना कुछ देकर गई है। गवर्नमेंट ने 5,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हम्म तो हम्म ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और इनसे लॉन्ग टर्म में क्या फायदा मिलेगा प्रयागराज को? देखिए, प्रयागराज में जो सरकार खर्च करती है, उनमें बहुत सारा पैसा तो अस्थायी कामों में चला जाए, जो कुंभ मेला क्षेत्र के भीतर होते हैं। इनमें सड़कें बनती हैं, बिजली के पोल गड़ते हैं, तारें खिंचती हैं, पानी के इंतजाम होता है, कैंप लगते हैं, तो बहुत सारा पैसा तो उसमें खर्च हो जाता है। लेकिन स्थायी काम, मैंने बताया ना कि 8 पक्के घाट बने हैं, ये हमेशा के लिए रहेंगे प्रयागराज के साथ। तमाम सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है,
सड़कों का सुंदरीकरण हुआ है, चौराहों का चौड़ीकरण हुआ है, चौराहों का सुंदरीकरण हुआ है। तो ये हमेशा प्रयागराज के साथ रहने वाले हैं। अभी आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो आपको तो हर एक मिनट की खबरें आप तक आ जाती हैं। आपके बहुत छुपे हुए गुप्तचर हाँ, होते हैं जो आप तक खबरें पहुंचा देते हैं। लेटेस्ट क्या चल रहा है कुंभ में, आज और कल की खबरें अगर हम बात करें? देखिए, कुंभ में जो 13 अखाड़े थे, वो अखाड़े लगभग चले गए, उनके कुछ महामंडलेश्वर वगैरह बचे हुए हैं। लेकिन वहां किन्नर अखाड़ा जो जो अखाड़ों की कैटेगरी में नहीं आता है, सिर्फ इसलिए कि सनातन धर्म की परंपरा में सबको सम्मान है, चाहे वो नारी हो, नर हो, या थर्ड जेंडर, यानी जिनको किन्नर कहते हैं। यद्यपि मैं किन्नर, जो आज के जो जिनको किन्नर कहा जाता है, उससे मेरी मत भिन्नता है। किन्नर एक देव योनि थी। रामचरितमानस में जिक्र आता है ना कि देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। किन्नर एक देव योनि थी। वो ये थर्ड जेंडर किन्नर नहीं कह सकते, लेकिन अब एक शब्द प्रचलित चल पड़ा, तमाम शब्द चल पड़ते हैं, तो किन्नर कहा जाता है उन्हें। तो वो किन्नर जो हैं, इन दिनों अपने अर्थ लाभ के लिए मेला क्षेत्र में है, और वो धार्मिक भावना के लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। ये गलत तरीका है, जो उनके बारे में खामियां सुनने को आ रही, वो ठीक नहीं है। उन्हें अपने भीतर सुधार लाना चाहिए। वो लाएंगे कि नहीं लाएंगे, मेरी बात को किस रूप में लेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सद्भावना के रूप में लेंगे। लेकिन उनके जो वहां मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में उपद्रव कर रहे हैं। अभी एक फिल्म की जो मशहूर स्टार रही हैं, ममता कुलकर्णी, उनको जो किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, उसको लेकर के विवाद हुआ। दो किन्नरों के बीच मारपीट हुई। वहां एक हिमांगी सखी है, किन्नर बॉम्बे से आई हैं, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। कल बीती रात में मारपीट हुई। एक कल्याणी नंद गिरी हैं, जो इनका छोटी गुरु नाम से वो किन्नर है, उनके साथ मारपीट हुई, 4-5 लोग घायल हुए। ये ये स्थितियां, ये घटनाएं सनातन धर्म का मान सम्मान नहीं बढ़ाती हैं, ये सनातन धर्म का गौरव घटाती ही हैं। इसलिए किन्नर अगर सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म के हैं, तो उन्हें सनातन धर्म के गौरव गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे सनातन धर्म का अपमान हो। लास्ट क्वेश्चन था वो, लेकिन एक आखिरी सवाल और। बहुत सारी आपने डिटेल में सब कुछ बता दिया। नागा साधु के बारे में आपने बता दिया, अघोरीज कौन होते हैं वो आपने बता दिया, कौन कौन से अलग तरह के बाबा हमने कुंभ में देखे, क्या सुविधाएं आई हैं, क्या तकनीकियां हमें मिली है इसके थ्रू, कुंभ के थ्रू, क्या विकास प्रयाग का हुआ है, प्रयाग हमेशा युवा कैसे रहता है, ये आपने हमें समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पूरे कुंभ को, अगर मैं कहूँ कि अब खत्म ही होने को है, तो पूरे कुंभ को कैसे समराइज करेंगे? देखिए, ये कुंभ है, ये मानवता की अमूर्त धरोहर है, ऐसा यूनेस्को भी ने माना है पिछली बार। तो ये कुंभ की इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि वैश्विक समाज इसको मानवता का सबसे बड़ा संग्रह स्थल, सबसे बड़ा संगम मान ले, महासंगम मान ले। और विश्व से जो एकता का संदेश इस कुंभ से विश्व के लिए गया है, ये इस कुंभ की चरम उपलब्धि है। ये जो हम जो हमारे यहाँ सिद्धांत है ना कि एक तत्व, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये हमारा वेद द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी मैं जो हूं वही तुम भी हो। तो ये संदेश बहुत बड़ी बात है, और यही एकता का संदेश है, यही विश्व के लिए संदेश है, यही सबकी सबकी सफलता का रहस्य, कुंभ की सफलता का रहस्य है। सब आत्मानुशासन में आते हैं, सब प्रेम से आते हैं। यहाँ से कुंभ से गंगा तट से एकता का संदेश ले जाते, जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, वही सारी संस्कृतियों का सम्मिलन हो। विश्व में एक शांति बनी रहे, विश्व में एकता हो, सब जगह एक बेहतर हम एक बेहतर मानवता का निर्माण कर सके, हम संवेदनशील हो सकें और सबका कल्याण कर सकें। ये भावना कुंभ से निकलती है। कुंभ के लगने का, कुंभ मेलों का यही रहस्य है, यही तत्व है, और यही उसका निचोड़ है। बिल्कुल सर, थैंक यू। बहुत सारी आज मैंने चीजें सीखी हैं। ये आज का पॉडकास्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ, सच बताऊं तो मुझे बहुत कुछ सीखना था आपसे।
आपके बारे जी में जी बहुत कुछ सुना था। आपके बहुत जी सारे लेख मैंने पर्सनली पढ़े हैं। और जी जी। आपका जो ज्ञान है जो हमारे तक उन लेख के थ्रू आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही कुंभ कवर करते रहे और हम तक ये ऐसा ज्ञान पहुंचाते रहे। सबसे अच्छी चीज मैं कहूंगी कि आपका जो निष्पष्ट रहता है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं जो मैंने देखा है कि वो सरकार के हिसाब से जाते हैं कि सरकार ऐसी थी तो ऐसा हुआ, अब सरकार बदल गई तो ये। बट आपके पहलू दोनों तरह के होते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मान लीजिए कि कोई आ रहा है बाहर से, एक लंबे सफर से होकर के स्नान करने आया है, और उसको खाने की सुविधाएं किस तरह से मिलेंगी। मान लिया, एक तो होता है कि लोग पैसा खर्च करके, क्योंकि 1,000 से लेके कई हजारों तक, आपको लाखों तक भी टेंट की फैसिलिटीज मिल रही हैं जो वीआईपीस के लिए अलग अलग हैं। क्या निशुल्क सुविधाएं भी हैं लोगों के लिए जो आकर के अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं? और साथ में अ, किस तरह से स्नान की व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए? शिल्पी जी, मैं आप बता दूं, कुंभ क्षेत्र में कोई भी आता है, उसके पास पैसे हों ना हों, वो भूखा नहीं सो सकता। यहाँ लाखों लोग रोज भंडारों में भोजन करते हैं। इस देश के बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी ने गौतम अडानी ने 1 लाख लोगों को पर डे भोजन कराने का एक संकल्प ले रखा था कि मैं लगातार 1 लाख लोगों को भोजन रोज कराऊंगा। अडानी तो एक उद्योगपति हैं, वो करा रहे हैं, उनकी अपनी भावना है, अच्छी बात है। उन्होंने 1 करोड़ गीता, उन्होंने आरती संग्रह भी बंटवाए थे। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य यहाँ करते हैं। यहाँ जो अखाड़े हैं उन्हें भंडारे चलते हैं, यहाँ तमाम अन्य क्षेत्र चलते हैं जहाँ भंडारे चलते, 24 घंटे भंडारे चलते हैं। रात्रि में लोग बंद कर देते, क्योंकि रात्रि में धार्मिक क्षेत्र में भोजन करना जो है तो अच्छा नहीं माना जाता है। तो सुबह से लेकर के और देर रात तक यहाँ भंडारे चलते हैं। यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई गरीब से गरीब आदमी अच्छा से अच्छा भोजन कर सकता है, अमीर से अमीर आदमी अच्छा से अच्छा भोजन कर सकता है बिना किसी उसके। सबके लिए सोने की व्यवस्था है, सबके लिए रहने की व्यवस्था है, सबको गंगा स्नान सुलभ है, सबके लिए घाट बराबर है, सबके लिए घाटियां बराबर है, सबके लिए प्रकाश की व्यवस्था, सबके लिए रास्ते हैं, सबके लिए सुलभ है। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट जो हादसा हुआ था। सब कुछ बहुत हम्म। अच्छा चल रहा था, इतनी लोगों को मैनेज किया जा रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, सब एक अलग तरह से इसको पर्व की तरह मना रहे हैं, दूर दूर से हम्म। लोग आ रहे थे। लेकिन उस हादसे के बाद एक सवाल आ हम्म। गया सबके मन में, बहुत सारे लोग जो आ रहे थे वो नहीं आए। सबके दिमाग में ये चीज आ गई कि और ये हादसा हो गया है, पता नहीं कब क्या क्या हो जाए। तो सर, ये जो हादसा और हुआ था, इसमें क्राउड मैनेजमेंट जिम्मेदार है या लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, इसमें क्राउड मैनेजमेंट को ही जिम्मेदार कह सकते, लोगों को कैसे कह सकते हैं? लोग तो एक मासूम भीड़ है जो आ रही है, उसे पता है कि हमें संगम पहुंचना है, हमें वहां स्नान करना है। तो हम क्राउड को जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्राउड मैनेजमेंट को ही जिम्मेदार कह सकते हैं। क्राउड मैनेजमेंट अगर अलर्ट होता, हमेशा कुंभ मेले होते रहे हैं और हमेशा व्यवस्थाएं बनती रही हैं, हमेशा स्मूथली सब चीजें निकल जाती रही हैं। कहीं ना कहीं जब कुंभ के जिम्मेदार अफसर वहां कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि उठिए भगदड़ होने वाली है, यहाँ मत सोइए, तो उन्हें फोर्सली हटवाना चाहिए था लोगों को। अगर लोग सोए थे, उन्हें भीड़ के को तितर बितर करने का प्रयास करना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर चूक हुई है। अब इस चूक की जो निचोड़ है वो, जो एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो एक जांच आयोग बना हुआ है, जांच आयोग ही उसको क्लैरिफाई कर पाएगा। लेकिन प्रारंभिक रूप से जो लगता है वो कहीं ना कहीं से क्राउड मैनेजमेंट की चूक है। उसमें आम आदमी को कि आप चूक नहीं कह सकते, ऐसा कहना आम आदमी के साथ अन्याय करना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू।